अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th लेवल तौहीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हम तौज़ीउल अफ़लाक से पढ़ रहे हैं। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताख़िर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फ़ज़ूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक़ की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। छठा बाब ये बाब है हमारा दायरे हिंदिया के बारे में। दायरे हिंदिया को ही ख़त्ते निस्फ़ नहार भी कहते हैं और ख़त्ते एतदाल बनाने भी इसी के अंदर आ जाता है। यानी दायरे हिंदिया बिल उमूम है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ख़त्ते निस्फ़ नहार का है और एक हिस्सा ख़त्ते एतदाल है। तो ख़त्ते निस्फ़ नहार ख़त्ते एतदाल बनाने का तरीका और बिल उमूम हम सीखेंगे दायरा हिंदिया बनाने का तरीका। अब आपने जब दायरा हिंदिया बनाना हो तो क्या करना चाहिए? ज़मीन को खूब अच्छी तरह बराबर करके एक दायरा इस तरह बनाया जाए कि दायरे के बाहर हर तरफ उस ज़मीन का कुछ हिस्सा बाकी रहे और कोई ऐसी चीज़ के जिसकी शक्ल मखरूत हो उसको मरकज़ दायरा पर बिल्कुल सीधी इस तरह रखी जाए कि उसकी नोक ऊपर की तरफ हो। उस चीज़ का नाम मिक़यास रखा जाए। मिक़यास ना इतना बड़ा हो कि उसका साया दिन भर दायरे के बाहर ही रहे और ना इतना छोटा हो कि उसका साया दिन भर दायरे के अंदर ही रहे। जो मिक़यास रुबे क़ुतर या इससे कुछ कम होगा, अक्सर आबादियों में उसका साया सुबह के वक्त दायरे से बाहर होगा, निस्फ़ नहार से पेशतर दायरे के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसीलिए अक्सर किताबों में ये लिखा है कि मिक़यास तकरीबन रुबे क़ुतर के बराबर हो। इस तरह हमारे दरस निज़ामी की एक किताब है शरह विक़ाया, उसके अंदर भी हमारे तलबा किराम के पास इस तरह से आ गया था। तो उसके अंदर यही लिखा था कि मिक़यास जो है वो रुबे क़ुतर के बराबर हो। तो उसकी वजह यही थी जो मुफ्ती साहब ने यहाँ पर बयान फरमाई। सुबह के वक्त जो भी आपने मिक़यास लगाई होगी, मिक़यास से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बारीक हो, नीचे वाला हिस्सा कुछ मोटा हो। यानी जिस तरह से अमूमी तौर पर बांस होता है, वो जिस तरह ऊपर बढ़ता जाता है तो वो उसकी बारीक होता जाता है। लेकिन बात वही है कि अगर आप उसका मोटा हिस्सा ही लगा देंगे तो फिर वो सारा ही मोटा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर का सिरा बारीक होना चाहिए। जैसे जैसे ऊपर होती जाए वो चीज़ तो उसका सिरा बारीक होता जाए। अब आपने कोई चीज़ लगाकर उसके इर्द गिर्द आपने पूरा दायरा लगा दिया बराबर फासले पर। अब बराबर फासले पर आप दायरा कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए ज़बरदस्त है कि आप एक रस्सी लें, उसके गिर्द 2 रिंग बांधें, 2 कड़े जिसको कह लें वो आप बांधें और आज़ाद हों कड़े ये दोनों। यानी वो जो आपने मिक़यास लगाया उसके ऊपर जब उसको रखा जाए, मिक़यास उस रिंग के अंदर आ जाएगा तो और बाहर वाले जो रिंग है इसके अंदर आप कोई पेंसिल या कोई चीज़ इस तरह लगाकर कोई नोक अब पूरा उसके इर्द गिर्द दायरा लगा लेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट पूरा दायरा बन जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा कि सुबह के वक्त मिक़यास का साया दायरे के बाहर पश्चिम की तरफ होगा, यानी मगरब की तरफ होगा। फिर जूं आफ़ताब बुलंद होता जाएगा, साया छोटा होता रहेगा और किसी वक्त दायरे के अंदर दाखिल होगा। यानी किसी भी वक्त दायरे के अंदर दाखिल हो सकता है वो साया। जिस नुक्ता पर होकर मिक़यास का साया दायरे के अंदर आए, यानी जहाँ से अंदर आए, जैसे अंदर आने लगेगा उस पर आप एक निशान बना दिया जाए। यानी आप वो जो मिक़यास है आपने लगाई हुई है उसका साए पर पूरा एक लंबा निशान लगा दें। उस दायरे के सिरे से लेकर मिक़यास यानी सेंटर तक ये सीधी लाइन लग जाएगी और इस लाइन का नाम आप मदख़लुज़ ज़िल रखें। इसके बाद भी मिक़यास का साया छोटा होता रहेगा और घटते घटते फिर बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते दायरे से बाहर हो जाएगा। जिस नुक्ता पर होकर मिक़यास का साया दायरे के बाहर जाए उस पर एक निशान बना दिया जाए
اور اس کا نام مخرج الظل رکھا جائے. مدخل الظل اور مخرج الظل کے درمیان دائرے کی جو قوس ہو اس کی تنصیب کر کے منتصف پر ایک نشان بنا دیا جائے. اس نشان سے مماس ہونے والا قطر دائرہ خط نصف النہار ہے اور وہ دائرہ ہندیہ ہے. اور جو قطر دائرہ زوایا قوائم پر خط نصف النہار کا مقاطع ہو وہ خط اعتدال ہے، جس کو خط مشرق و مغرب بھی کہتے ہیں. ابھی آگے تصویر آئے گی دائرہ ہندیہ کی، اس کے اندر خط نصف النہار کی بھی وضاحت ہو جائے گی اور خط اعتدال کی بھی. تنبیہ: دائرہ ہندیہ جس دن چاہیں بنا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آفتاب جس دن انقلاب سیفی یا پھر انقلاب شتوی میں ہو، یعنی 22 جون یا 24 ستمبر کو یہ عمل کیا جائے. اور اگر ایسا دن میسر آ جائے کہ ٹھیک نصف النہار کے وقت آفتاب انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی میں ہو تو تحقیق بالغ و کامل ہوگی، یعنی اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ کا دائرہ ہندیہ بن سکے گا. فائدہ: خط نصف النہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زمین کو خوب اچھی طرح برابر کر کے ایک کیل ایسی جگہ گاڑی جائے کہ دن بھر اس کا سایہ اس زمین سے باہر نہ رہے. نصف النہار سے پہلے اس کا سایہ جب تک اس زمین پر رہے اس اثنا میں کسی وقت بھی اس کا سایہ ناپ لیا جائے اور منتہا ذل پر ایک نشان بنا دیا جائے. پھر نصف النہار کے بعد جب اس کا سایہ اتنا ہی بڑا ہو جائے، یعنی پہلے جتنا بڑا تھا اتنا ہی بڑا ہو جائے، منتہا ذل پر ایک اور نشان بنا دیا جائے اور ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک خط مستقیم بنا کر اس کی تنصیب کر دی جائے. منتصف پر ایک نشان بنا دیا جائے. اس نشان اور کیل کے مرکز سے مماس ہونے والا خط مستقیم خط نصف النہار ہے. اب دیکھیے یہ دائرہ ہندیہ بنایا گیا ہے. دیکھیے یہاں پر مقیاس لگائی گئی، سینٹر میں سایہ پہلے باہر تھا اور یہاں سے باہر تھا مغرب کی طرف، کیونکہ سورج مشرق کی طرف تھا تو سایہ مغرب کی طرف تھا. آتے آتے سایہ یہاں سے اندر داخل ہونا شروع ہوا تو یہاں پر ایک نشان لگا دیا گیا. اب اس کے بعد چھوٹا ہو کے پھر بڑا ہونا شروع ہوا اور پھر اس دائرے سے یہاں سے باہر جانے لگا، یہاں ایک نشان لگا دیا گیا. اب آپ نے ایک پرکار لے لیں، پروٹیکٹر جس کو کہتے ہیں، اور جس طرح جیومیٹری باکس کے اندر آ جاتا ہے کہ جس میں ایک سائڈ پہ پینسل دوسری سائڈ پہ ایک نوک لگی ہوتی ہے، یا پھر ایک رسی کے سرے پر 2 رنگ باندھ کر ایک سرے کی رنگ کے اندر کوئی نکیلی چیز لگا کر مخرج الظل پہ رکھیں اور مدخل الظل سے دوسری چیز لگا کر یوں ایک قوس بنا دیں. اور پھر اب اس سائڈ والی جو نوک ہے اس کو پکا کریں اور اس سائڈ والی نوک سے آپ یوں ایک پورا یہ قوس لگا دیں ایک. اب آپ نے یہ 2 قوسیں لگا دیں، ان کے بالکل ایک مقام ایسا ہے کہ 2 قوسیں آپس میں ٹچ کر رہی ہیں، بس جہاں سے ٹچ کر رہی ہیں وہاں سے آپ اس کے اس مقیاس تک ملا دیں. تو یہ جو ہے یہ خط نصف النہار آپ کا بن گیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خط نصف النہار سے خط اعتدال نکالیں، آپ 90 درجے کا یعنی قائمت زاویہ اینگل لیں تو یہ آپ کا خط اعتدال بن جائے گا. دوسرے الفاظ میں آپ مدخل الظل اور مخرج الظل کو آپس میں ملا لیں تو بھی آپ کا خط اعتدال بن جائے گا. خط نصف النہار جو ہے یہ شمالاً جنوباً ہوتا ہے اور جو خط اعتدال ہے یہ مشرق سے مغرب ہوتا ہے. اور جو خط مستقیم کیل کے مرکز سے گزرنے والا زوائے قائم پر خط نصف النہار کا مقاطع اور وہ خط اعتدال ہے، یہ عمل بھی ہر دن کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اسی دن ہے کہ آفتاب انقلاب سیفی یا پھر انقلاب شتوی میں ہو. اور ٹھیک نصف النہار کے وقت اگر آفتاب انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی میں ہو تو نہایت بہتر، یعنی تکمیل خط نصف النہار اور خط اعتدال سے دائرہ ہندیہ کے خط نصف النہار اور خط اعتدال سے دائرہ ہندیہ کے 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ہر ٹکڑے کو 90 حصے پر تقسیم کیا جائے تو دائرہ ہندیہ، اب یہ چونکہ دائرہ ہندیہ ایک دائرہ ہے اس کو 360 ٹکڑے ہو جائیں گے. ہر حصہ ایک درجہ ہوگا، پھر ہر درجے کو 60 حصوں پر تقسیم کیا جائے، ہر حصہ 1 دقیقہ ہوگا. یہ پورا ایک یعنی آپ کے افق کی طرح ایک پورا یہ بن جائے گا اور یہ پورا کمپاس بنے گا، یہ زبردست کمپاس بنے گا جو کہ غلطی نہیں کرے گا. سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ زمین خوب اچھی طرح برابر ہو گئی ہے؟ جواب: کئی طرح سے معلوم ہو سکتا ہے. اس پر پانی ڈالنے سے ہر طرف ایک ساتھ برابر پانی بہے، اور اگر کسی طرف تیزی سے پانی بہے یا کسی طرف
ज़्यादा पानी बहे तो ज़मीन ऊंची नीची है। दूसरा तरीका यह कि उस पर पारा या निहायत गोल कोई चीज़ रखी जाए तो थरथराती हुई एक जगह ठहरी रहे, और अगर किसी तरफ झुक जाए तो ज़मीन ऊंची नीची है। तीसरा यह कि उस पर गुनिया घुमाया जाए तो शाकुल किसी वक्त भी मुंतसिफ यानी कायदे से ना हटे। ये जो तकरीबन होते हैं लोहे का काम करने वाले कारीगर या लकड़ी का काम करने वाले कारीगर, तो इनके पास ये शाकुल वगैरह इस तरह से गुनिया मौजूद होता है। आप इनसे गुनिया तलब करेंगे तो कि मुझे दिखाएं, तो ये गुनिया होता है और गुनिया की मदद से आप बिल्कुल ज़मीन को सीधा पैमाइश कर सकते हैं। उस पर गुनिया घुमाया जाए तो शाकुल किसी वक्त भी मुंतसिफ यानी कायदे से ना हटे। गुनिया मेमारों के पास रहता है, ये साथ में मुफ्ती साहब ने बता दिया। सवाल ये कैसे मालूम होगा कि मरकज़ पर मिक्यास बिल्कुल सीधा है? जवाब, मुहीत दायरा पर कहीं भी 3 नुक्ते फ़र्ज़ किए जाएँ तो मिक्यास की नोक की दूरी और उन तीनों नुक्तों से बराबर हो, और अगर उसकी नोक किसी नुक्ता मफरूज़ा से नज़दीक किसी नुक्ता मफरूज़ा से दूर हो तो मिक्यास सीधा नहीं है। सवाल, मदखल ज़िल और मखरज ज़िल के दरमियान दायरे की जो कौस होगी उसकी तनसीब कैसे की जाए? जवाब, कौस के एक किनारे को मरकज़ और वित्र कौस को निस्फ कुतर मान कर एक दायरा बनाया जाए, फिर उस कौस के दूसरे किनारे को मरकज़, जिस तरह मैंने बताया था अभी प्रोटेक्टर से, ये वही बता रहे हैं, वित्र और कौस को निस्फ कुतर मान कर दूसरा दायरा बनाया जाए, तो ये दोनों दायरे बाहम किसी नुक्ता पर ज़रूर तकातो करेंगे यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। फिर उस नुक्ता से एक ऐसा ख़त्त मुस्तकीम निकाला जाए जो दायरे के मरकज़ से ममास हो, तो उस ख़त से उस कौस की तनसीफ हो जाएगी। जब तनसीफ हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर निस्फ़ है, और यहाँ से हम वो जो आपने चीज़ लगाई हुई होगी मिक्यास, वहाँ तक आप उसकी पैमाइश कर लेंगे। आगे हमारा 7वां बाब, समत किबला का बयान। समत किबला उफ़ुक़ के उस नुक्ते को कहते हैं कि जिसकी तरफ रुख करने से काबा मुकर्रमा की तरफ रुख हो जाए। जो दायरा मुसल्ली और काबा मुकर्रमा के समत राह से गुजरता है वो 2 नुक्तों पर मुसल्ली के उफ़ुक़ का तकातो करता है, जिनमें से एक नुक्ता काबा मुकर्रमा से करीब है जिसकी तरफ रुख करने से काबा मुकर्रमा की तरफ रुख हो जाता है। दूसरा नुक्ता बईद है जिसकी तरफ रुख करने से काबा मुकर्रमा की तरफ पीठ हो जाती है। कदम मुसल्ली और समत किबला से जो ख़त ममास हो उसको ख़त्ते समत किबला कहते हैं। उफ़ुक़ की अक्सर कौस जो समत किबला और नुक्ता शिमाल या नुक्ता जुनूब या नुक्ता मगरिब या नुक्ता मशरिक़ के दरमियान हो उसको कौस समत किबला कहते हैं। पहले कुछ ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं, फिर समत किबला दरियाफ़्त करने के कवायद लिखे जाएंगे। जिस कुतर अर्ज़ के एक किनारे पर मक्का मुकर्रमा है, उस कुतर अर्ज़ के दूसरे किनारे पर जो सतह अर्ज़ है वह मकातिर मक्का है, लिहाजा दोनों के दरमियान पूरे 180 दर्जे का फ़ासला है। चुनांचे मक्का मुकर्रमा का अर्ज़ शुमाली का है, मतलब क्या हुआ, 21 दर्जे 25 दकीके है। तो मकातिर काबा का अर्ज़ जुनूबी यही का यानी 21 दर्जे 25 दकीके होगा। मक्का मुकर्रमा का तूले बलद शर्की मीम या है, यानी मुफ्ती साहब अपने तौर पर बता रहे हैं, जो मुफ्ती साहब के नज़दीक है कि 40 दर्जे 10 दकीके तूले बलद खाना काबा का, अगरचे जदीद तहकीक ये नहीं है। तो मकातिर मक्का का तूलुल बलद गरबी क़याद नून है, यानी ये कितना बनेगा। अब आप ने कोई भी मकातिर निकालना हो, आप ऐसा करेंगे 180 में से माइनस करें कोई सा भी तूले बलद, फ़र्ज़ करें आप अपने घर का तूले बलद निकालना चाहते हैं तो आप वो माइनस करेंगे, तो आपके सामने जो अब जवाब आएगा तो वो आपके मकातिर का तूले बलद होगा। अर्ज़ बलद के अंदर तो यही है कि इतनी मिकदार होगी, शिमाली है तो जुनूबी कर दें, जुनूबी है तो शिमाली कर दें। अब ये बनेगी, अब काफ के देखिए, काफ के हैं 100 अदद, लाम के हैं 30 और तवा के 9 अदद, तो ये हो गए 139 दर्जे, और नून के 50, तो 139 दर्जे और 50 दकीके हैं। ठीक है, मकातिर काबा। आप अगर 180 में से 40 दर्जे 10 दकीके माइनस करें तो भी यही बनेगा। यूं ही जिस कुतरे अर्ज़ के एक किनारा पर कोई बलद है, उस कुतरे अर्ज़ के दूसरे किनारा पर जो सतह अर्ज़ है वो उस बलद का मकातिर है, लिहाजा उन दोनों के दरमियान पूरे 180 दर्जे का फसल है। मसलन बरेली शरीफ का जो तूले बलद है ये शर्की
कज़, ठीक है, और अर्ज शुमाली का है। अब तो उसके मकातिर का तूल गरबी काफ लज और अर्ज जुनूबी कज का है। जिस बलद का तूल शर्की हो उसके तूल और मक्का मुकर्रमा के तूल का तफावत फसल तूल है। जिस बलद का तूल गरबी हो उसके तूल और मक्का मुकर्रमा के तूल का हासिल जमा अगर 180 दर्जा या कम हो तो वह हासिल जमा फसल तूल है, और दोनों का हासिल जमा 180 दर्जे से ज़्यादा हो तो 360 दर्जे में से दोनों का हासिल जमा घटाकर जो बाकी रहे वो फसल तूल है। जिस बलद का अर्ज शुमाली हो और उस बलद और मक्का मुकर्रमा के दरमियान उफुक इस्तिवाई ना हो, उस बलद के अर्ज और मक्का मुकर्रमा के अर्ज का तफावत फसल अर्ज है, और दोनों के दरमियान उफुक इस्तिवाई हो तो दोनों का हासिल जमा 180 दर्जा में से घटाकर जो बाकी रहे वो फसल अर्ज है। जिस बलद का अर्ज जुनूबी हो और उस बलद और मक्का मुकर्रमा के दरमियान उफुक इस्तिवाई ना हो तो दोनों का हासिल जमा फसल अर्ज है, और दोनों के दरमियान उफुक इस्तिवाई हो और उस बलद का अर्ज जुनूबी मक्का मुकर्रमा के अर्ज शुमाली से कम हो तो अर्ज जुनूबी और 180 दर्जे के हासिल जमा में से अर्ज शुमाली घटाकर जो बाकी रहे वो फसल अर्ज है, और दोनों के दरमियान उफुक इस्तिवाई हो और उस बलद का अर्ज जुनूबी मक्का मुकर्रमा के अर्ज शुमाली से ज़ायद हो तो अर्ज शुमाली और 180 दर्जे के हासिल जमा में से अर्ज जुनूबी घटाकर जो बाकी रहे वो फसल अर्ज है। अभी हम समत किबला दरियाफ्त करने के कुछ कवायद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारे आज की क्लास का इख्तिताम होगा। जिस बलद का फसल तूल मनफी हो और अर्ज शुमाली मक्का मुकर्रमा के अर्ज से ज़ायद या फसल तूल निस्फ दौर हो। अच्छा, फसल तूल मनफी से मुराद क्या है कि फसल तूल कुछ भी ना हो, यानी तूल बलद यही खाना काबा वाला हो जाए, और अर्ज बलद शुमाली मक्का मुकर्रमा के अर्ज से ज़ायद या फसल तूल निस्फ दौर हो, यानी पूरे पूरे 180 दर्जे फसल तूल हो, और अर्ज जुनूबी मक्का मुकर्रमा के अर्ज से ज़ायद तो किबला नुक्ताए जुनूब होगा। जिस बलद का फसल तूल मनफी हो और अर्ज शुमाली मक्का मुकर्रमा के अर्ज से कम या फसल तूल और अर्ज दोनों मनफी हों, या फसल तूल मनफी हो और अर्ज जुनूबी हो, खा कम या ज़ायद या बराबर या फसल तूल निस्फ दौर हो, और अर्ज जुनूबी कम हो या कम हो, या फसल तूल निस्फ दौर हो, अर्ज मनफी हो या फसल तूल निस्फ दौर हो, और अर्ज शुमाली हो, खा कम या ज़ायद या बराबर, तो इन सब सूरत में किबला नुक्ता शिमाल होगा। जिस बलद का फसल तूल निस्फ दौर हो यानी 180 दर्जे हो और अर्ज जुनूबी बराबर, वहाँ समत किबला तहर्री से मुतय्यन होगा। यही सही है। हाँ, उस बलद का जो हिस्सा मकातिर काबा है वो मालूम और मुतय्यन हो जाए तो ख़ास उतनी जगह में समत किबला मुतय्यन ना होगा, बल्कि जिधर रुख कीजिए काबा मुकर्रमा सामने होगा। उसके अलावा दूसरी जगहों में मकातिर काबा की तरफ पीठ करने ही से काबा मुकर्रमा की तरफ रुख होगा, और मकातिर काबा की तरफ रुख करने से हरगिज़ काबा मुकर्रमा की तरफ रुख ना होगा, बल्कि काबा मुकर्रमा की तरफ पीठ हो जाएगी। फसल तूल 90 दर्जे हो और अर्ज़ मनफी और तूल बलद शर्की हो तो नुक्ते मगरिब से शिमाल की तरफ फसल अर्ज़ की मिकदार हट कर समत किबला होगा, और फसल तूल 90 दर्जे हो और अर्ज़ मनफी और तूल बलद गरबी तो नुक्ते मशरिक से शिमाल की तरफ फसल अर्ज़ की मिकदार हट कर समत किबला होगा। जिस बलद से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे से कम हो, देखिए कि जिस तरह जो आला हज़रत के 10 कवायद हैं ना, उनको मुफ्ती साहब ने अब अपने मुख्तसर वजाहत के अंदर मुफ्ती साहब उसका बयान फरमा रहे हैं कि ये सूरतें समत किबला की निकलती हैं। जिस बलद से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे से कम हो और तूल बलद शर्की ज़ायद हो और अर्ज़ शुमाली भी ज़ायद ही हो तो मक्का मुअज़्ज़मा ग़र्ब व जुनूब में होगा। लिहाजा दायरा हिंदिया बनाकर नुक्ते शिमाल से मगरिब की तरफ फसल तूल की मिकदार गिन कर एक निशान बनाया जाए। इसी तरह नुक्ते जुनूब से मगरिब की तरफ फसल तूल की मिकदार गिन कर एक निशान बनाया जाए। फिर एक निशान से दूसरे निशान तक एक ख़त्त मुस्तकीम खींचा जाए, और नुक्ते मशरिक़ से जुनूब की तरफ फसल अर्ज़ की मिकदार गिन कर एक निशान बनाया जाए। नुक्ते मगरिब से जुनूब की तरफ फसल अर्ज़ की मिकदार गिन कर एक निशान बनाया जाए। फिर एक निशान से दूसरे निशान तक एक ख़त्त मुस्तकीम खींचा जाए। ये दोनों ख़त्त मुस्तकीम जिस नुक्ते पर तकातो करें
उस नुक्ता से एक ख़त मुस्तकीम मरकज़ दायरा तक खींचा जाए, ये ख़त समत किबला होगा। मसलन जिस बलद का तूल शर्की आइन या और अर्ज़ शुमाली ला का हो तो उसका समत किबला ख़त हा हमज़ा है। ये देखिए यहाँ पर ये बनाकर मुफ्ती साहब ने दिखाया है तस्वीर के अंदर। जिस बलद से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे से कम हो और तुल बलद शर्की ज़ायद हो और अर्ज़ शुमाली कम या अर्ज़ जनूबी हो, खा कम या ज़ायद या बराबर, तो मक्का मुअज़्ज़मा गरब और शिमाल में होगा। लिहाजा दायरे हिंदिया बनाकर नुक्ता शिमाल और जनूब से मगरब की तरफ फसले तूल की मिकदार गिन कर दोनों तरफ एक एक निशान बनाया जाए। फिर एक निशान से दूसरे निशान तक एक ख़त मुस्तकीम खींचा जाए। फिर नुक्ता मशरिक़ और मगरब से शिमाल की तरफ फसले अर्ज़ की मिकदार गिन कर एक एक निशान बनाया जाए और एक निशान से दूसरे निशान तक एक ख़त मुस्तकीम खींचा जाए। ये दोनों ख़त मुस्तकीम जिस नुक्ता पर तकातो करें उस नुक्ता से एक ख़त मुस्तकीम मरकज़ दायरा तक खींचा जाए, ये ख़त समत किबला होगा। जिस बलद से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे से कम हो और तुल बलद गरबी हो और अर्ज़ शिमाली कम या तुल बलद शर्की हो कम हो और अर्ज़ शिमाली भी कम ही हो, तो मक्का मुअज़्ज़मा शर्क़ और शिमाल में होगा। लिहाजा दायरा हिंदिया बनाकर नुक्ता शिमाल और जनूब से मशरिक़ की तरफ फसले तूल की मिकदार गिन कर एक एक निशान बनाया जाए। फिर एक निशान से दूसरे निशान तक एक ख़त मुस्तकीम खींचा जाए और नुक्ता मशरिक़ और मगरब से शिमाल की तरफ फसले अर्ज़ की मिकदार गिन कर एक एक निशान बनाया जाए और एक निशान से दूसरे निशान तक एक ख़त मुस्तकीम खींचा जाए। ये दोनों ख़त मुस्तकीम जिस नुक्ता पर तकातो करें उस नुक्ता से एक ख़त मुस्तकीम मरकज़ दायरा तक खींचा जाए, ये ख़त समत किबला होगा। जिस बलद से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे से कम हो, देखिए मुफ्ती साहब ने अभी तक सारी मिसालें 90 दर्जे से कम की दी हैं। 90 दर्जे से कम हो और तुल बलद गरबी हो और अर्ज़ शुमाली ज़ायद या तुल बलद शर्की कम हो और अर्ज़ शिमाली ज़ायद, तो मक्का मुअज़्ज़मा शर्क़ व जुनूब में होगा। लिहाजा दायरा हिंदिया बनाकर नुक्ता शिमाल और जुनूब से मशरिक़ की तरफ फसले तूल की मिकदार गिन कर एक एक निशान बनाया जाए। फिर एक निशान से दूसरे निशान तक एक ख़त मुस्तकीम खींचा जाए और नुक्ता मशरिक़ और मगरब से जुनूब की तरफ फसले अर्ज़ की मिकदार गिन कर एक एक निशान बनाया जाए। फिर एक निशान से दूसरे निशान तक एक ख़त मुस्तकीम खींचा जाए। जिस नुक्ता पर ये दोनों ख़त मुस्तकीम तकातो करें उस नुक्ता से एक ख़त मुस्तकीम मरकज़ दायरा तक खींचा जाए, ये ख़त समत किबला होगा। तंबी, दायरा हिंदिया बनाकर समत किबला दरियाफ्त करने के जो ये 4 कायदे बताए गए हैं वो सब तकरीबी हैं, ना कि तहकीकी। चुनांचे तशरीहुल अफलाक में है व अखरज मिन मरकज़ दायरतिल हिंदियत इला नुक्तात तकातुल ख़त्तैन ख़त्तम मुस्तकीमन फ़हुवा अला सूबिल क़िबलति वजहतिहा तकरीबन। जिस दिन आफ़ताब का मैल शिमाली अर्ज़ मक्का मुकर्रमा के बराबर हो यानी यानी 21 दर्जे 25 दकीके उसका मैल शम्स हो, उस दिन जब मक्का मुकर्रमा में निस्फ़ नहार होगा तो आफ़ताब मक्का मुकर्रमा के समत रास पर होगा। लिहाजा उस वक्त हर ऐसी खूंटी का साया समत किबला बताएगा जो किसी ऐसी हमवार ज़मीन पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो जहाँ से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे या कम हो। यानी उस वक्त खूंटी के साया के किनारे पर खड़े होकर खूंटी की तरफ रुख करने से मक्का मुकर्रमा सामने होगा। जिस दिन आफ़ताब का मैल जनूबी अर्ज़ मक्का मुकर्रमा के बराबर हो, उस दिन जब मकातिर मक्का में निस्फ़ नहार होगा तो आफ़ताब मकातिर मक्का के समतुल रास और मक्का मुकर्रमा के समतुल कदम पर होगा। लिहाजा उस वक्त हर ऐसी खूंटी का साया समत किबला बताएगा जो किसी ऐसी हमवार ज़मीन पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो कि जहाँ से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे या ज़्यादा हो। यानी उस वक्त उस खूंटी पर खड़े होकर साया की तरफ रुख करने से मक्का मुकर्रमा सामने होगा, यानी उस खूंटी की तरफ पीठ करने से आपका रुख समत किबला की तरफ हो जाएगा। सवाल, जिस दिन आफ़ताब का मैल शिमाली अर्ज़ मक्का मुकर्रमा के बराबर हो उस दिन जब मक्का मुकर्रमा में निस्फ़ नहार होगा तो ऐसे बिलाद में क्या वक्त होगा जैसे मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे या कम है। जवाब, जिस बलद से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे या कम हो और उसका तूल शर्की मक्का मुकर्रमा के तूल शर्की से ज़ायद हो और तमाम अर्ज़ुल बलद अर्ज़ मक्का मुकर्रमा से ज़ायद हो तो उसके फसले तूल को 4 में ज़रब दिया जाए और हासिल ज़रब में दर्जे को मिनट और दकीके को सेकंड मानकर उस बलद के निस्फ़ नहार पर ज़ायद किया जाए। उस दिन वहाँ जब वो घड़ी आएगी तो मक्का मुअज़्ज़मा में निस्फ़ नहार होगा। जिस बलद से मक्का मुकर्रमा का बोध 90 दर्जे या कम हो
اور اس کا طول شرقی مکہ مکرمہ کے طول شرقی کے برابر ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو تو اس دن وہاں جب نصف النہار ہوگا تو مکہ معظمہ میں بھی نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجہ کم ہو اور اس کا طول منفی ہو یا اس کا طول شرقی مکہ مکرمہ کے طول شرقی سے کم ہو اور دونوں صورتوں میں تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو تو فصل طول کو 4 میں ضرب دیا جائے، حاصل ضرب میں درجے کو منٹ دقیقے کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار میں سے گھٹایا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مکہ معظمہ میں نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ درجہ کم ہو اور اس کا طول غربی ہو مگر اس کا فصل طول 90 درجے یا کم ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو تو اس کے فصل طول کو 4 میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار میں سے گھٹایا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مکہ معظمہ میں نصف النہار ہوگا۔ فائدہ: تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے کم یا برابر ہو تو اس دن وہاں طلوع یا غروب نہ ہوگا۔ سوال: جس دن آفتاب کا میل جنوبی عرض مکہ مکرمہ کے برابر ہو اس دن جب مکہ میں نصف النہار ہوگا تو ایسے بلاد میں کیا وقت ہوگا جہاں سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو؟ جواب: جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو اور اس کا طول غربی مقاطر مکہ کے طول غربی سے کم ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو تو اس بلد کے فصل طول کو 180 درجہ میں سے گھٹا کر باقی کو 4 میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار پر زائد کیا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مقاطر مکہ میں نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو اور اس کا طول غربی مقاطر مکہ کے طول غربی کے برابر ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو تو اس دن وہاں جب نصف النہار ہوگا تو مقاطر مکہ میں بھی نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو اور اس کا طول غربی مقاطر مکہ کے طول غربی سے زائد ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو تو اس کے فصل طول کو 180 درجہ میں سے گھٹا کر باقی کو 4 میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار میں سے گھٹایا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مقاطر مکہ میں نصف النہار ہوگا۔ جس بلد سے مکہ مکرمہ کا بعد 90 درجے یا زیادہ ہو اور اس کا طول شرقی ہو مگر اس کا فصل طول 90 درجے سے زیادہ ہو اور تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے زائد ہو تو اس کے فصل طول کو 180 درجہ میں سے گھٹا کر باقی کو 4 میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر اس بلد کے نصف النہار میں سے گھٹایا جائے۔ اس دن وہاں جب وہ گھڑی آئے گی تو مقاطر مکہ میں نصف النہار ہوگا۔ فائدہ: تمام عرض البلد عرض مکہ مکرمہ سے کم یا برابر ہو تو اس دن وہاں طلوع یا غروب نہ ہوگا، کیونکہ یہ ایسی صورتحال کے اندر پھر مسلسل ایام یا پھر مسلسل رات چل رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔